दोस्तों, आज की मेरी कहानी है हैसियत। दीदी, ये मेरा घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ मैं एक ऑर्डर पर ही सबके सामने हाजिर हो जाऊं। आपके घर में नौकर चाकर काम करते होंगे, पर मेरे घर को मैं खुद संभालती हूँ। मुझे मेरे बजट के अनुसार काम करना होता है। पिछले 4 दिनों से झेल रही वेदवी आज तो बोल ही दी। उसके इस जवाब से रचिता हैरान रह गई। उसने अपने भाई जयस और मम्मी की तरफ देखा, लेकिन दोनों ही चुप थे। उनकी चुप्पी उसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो आखिर वो भी बोली, भाभी भूलो मत, ये मेरा भी मायका है, आपका अकेले का घर नहीं है। इस घर में मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। यहीं से शादी होकर मैं अपने ससुराल गई हूँ। ऐसे कैसे आप मुझे सुना सकती हो? आखिर सुनाओ नहीं तो क्या करूँ? मुझे ये सब सुनाने के लिए तो आपने ही मजबूर किया है। घर है ये, कोई होटल नहीं जो एक एक चीज पर आप हाथ लगा लगा कर चेक कर रही हैं कि यहाँ धूल जमी तो नहीं है। मैं सफाई कैसे कर रही हूँ और हर बात के लिए मुझे सामने खड़ा कर देती हो और फिर 10 सवाल करती हो। ये सुनकर रचिता और तिलमिला गई। इससे पहले वो कुछ कहती, वेदवी ने अपना बोलना जारी रखा, ऊपर से आपको मेरा बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं आ रहा। सब कुछ बन जाने के बावजूद आप कमियां निकाल रही हैं। किसी में आपको तेल ज्यादा लग रहा है तो किसी में मसाला, कोई आपको लो क्वालिटी लग रहा है तो कुछ और। अरे, इस घर में खा पी कर बड़ी हुई हो आप, तब तो आपको ऐसा नहीं लगता था। भाभी, एक तो आप बस इतनी गलतियां कर रही हो और अपनी गलतियां मान भी नहीं रही हो। एक काम तो आपको ढंग का नहीं आता, ना आपसे साफ सफाई होती है, ना ही आपसे ढंग का खाना बनता है, और अब आप मुझसे जबान भी लड़ा रही हो। मतलब मेहमान नवाजी के नाम पर भी आपको कुछ नहीं आता। जब कुछ नहीं आता आपको, तो आप यहाँ पर हो ही क्यों? रचिता ने कहा, चली जाओ ना। रचिता, तमीज से बात कर, भाभी है ये तेरी, नौकरानी नहीं जो उसे सुनाए जा रही है। और क्या गलत कह रही है ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं है जो तू उसे बार बार सामने खड़ा कर कर इससे 10 सवाल करेगी और ये तुझे जवाब देती रहेगी। अब की बार रचिता की मम्मी चंचल ने कहा। ये सुनकर रचिता और ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, आप अपनी बहू के लिए मेरी बेइज्जती कर रही हो। आज आपकी बहू इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई आपके लिए कि बेटी की कोई इज्जत ही नहीं रह गई। आपकी ही साह है जो आज भाभी इतना कुछ बोल गई। क्यों नहीं बोलेगी? एक बार नहीं 10 बार बोलेगी, और इस मामले में तो मैं उसे साह जरूर दूंगी। जिस घर में तू पैदा हुई पली बड़ी, उसी में आज तुझे 10 कमियां लग रही हैं। जितनी बार तू यहाँ की कमियां गिन रही है ना, उतनी बार तू यहाँ अपने मायके की बेइज्जती कर रही है। चंचल जी ने कहा। यह सुनकर रचिता ने अपने भाई जितेश की तरफ देखकर कहा, भैया, इसीलिए मुझे मायके बुलाया था आपने कि मेरी अच्छे से बेइज्जती कर सको। अरे, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, वो तो आप खुद ही लेने आ गए। पर अब आप ही कुछ कह नहीं रहे हो, मैं क्या बोलूं रचिता? मैं तो अपनी जिस बहन को लेने गया था, वो तो मुझे पिछले 4 दिनों से कहीं नजर ही नहीं आई। वो तो पूरी तरह से बदल चुकी है। उसे अपने अमीर ससुराल का इतना घमंड हो चुका है कि अब वो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उसे तो अब ये याद ही नहीं कि वो इसी परिवार का हिस्सा थी। जयस ने कहा और कमरे में चला गया। ये देखकर रचिता चिल्लाते हुए बोली, ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके यहाँ आने का, चली जाऊंगी मैं अपने ससुराल। वैसे भी क्या पड़ा है आपके इस छोटे से टीन से के मकान में, जहाँ ना कोई सुविधा है ना ही कुछ, और पर घमंड तो ऐसा भरा पड़ा है जैसे कहीं के राजा महाराजा हों। रचिता ने कहा और तुनक कर अपने मम्मी के कमरे में चली गई। ये देखकर वेदवी ने अपनी सास चंचल की तरफ देखा। तब चंचल जी बोली, बहू, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। वैसे भी अब वो मेरी बेटी नहीं, अमीर घराने की बहू बन चुकी है। उसे अब हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चंचल जी के 2 बच्चे थे, जयस और रचिता। चंचल जी के पति का काफी समय पहले देहांत हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से 5 गज का फ्लैट खरीदा था और उसी में 2 कमरे बनवाए थे। लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि वो उसमें आरसीसी का छत डला पाते।
लेकिन टीन शेड का मकान था, लेकिन था तो अपना। जब जयस कॉलेज में था तभी उनका देहांत हो गया था, इसीलिए जयस को काम करने के लिए निकलना पड़ा। वो साड़ी के शोरूम में सेलमैन का काम करने लगा और अपने परिवार को पालने लगा। उसकी कम कमाई में ही चंचल जी ने काफी अच्छे से घर को संभाला था। जयस ने पत्राचार से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसके बाद चंचल जी ने वेदवी से उसकी शादी करवा दी, जो खुद भी नियम मध्यम वर्गीय परिवार से थी पर काफी समझदार थी। उसने ग्रेजुएशन कर रखा था, इसीलिए वो घर पर ट्यूशन ले लेती थी ताकि घर के खर्चे में थोड़ा सहारा लग सके। लेकिन उन लोगों ने रचिता को पूरी शिक्षा दिलवाई। रचिता भी अपने भाभी भैया का पूरा सम्मान करती थी और कम में भी बहुत खुश रहती थी। रचिता के ही कॉलेज में रमन नाम का एक लड़का पढ़ता था जो रचिता को पसंद करता था। उसने अपने माता पिता के जरिए रचिता के लिए रिश्ता भिजवाया। हालांकि पहले तो चंचल जी ने मना कर दिया क्योंकि ये रिश्ता उनकी हैसियत से बाहर था। आखिर वो कैसे इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी कर पाती। रमन के माता पिता काफी अमीर लग रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने आश्वासन दिया कि उन्हें सिर्फ रचिता चाहिए और कुछ नहीं, शादी भी वो समूह सम्मेलन में करने के लिए तैयार हैं, तब जाकर वो शादी के लिए मानी। आखिर रचिता की शादी अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने समूह सम्मेलन में करवा दी। रचिता जब ससुराल पहुंची तब वहाँ के ठाटबाज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना ऐशो आराम उसने कभी नहीं देखा था। यहाँ इतना पैसा और ऐसी लाइफ स्टाइल देखकर उसका दिमाग घूम गया। अब उसे अपने मायके में कमी ही कमी नजर आती थी। पिछली बार वो पगफेरे के लिए आई थी, पर जब रमन पगफेरे के बाद उसे लेने आया तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहाँ उनका महलों सा मकान और कहाँ इनका टीन शेड का मकान। मकान भी क्या, सिर्फ 2 कमरे। पर रमन तो बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, इसीलिए पिछले 7 महीने से जब भी जयस या चंचल जी उसे बुलाते हैं वो आती ही नहीं, कुछ ना कुछ बहाना लगा देती। इस बार जयस उसे उसके ससुराल लेने ही पहुंच गया तो उसके ससुराल वालों ने तो उसका दिल खोल कर स्वागत किया, लेकिन रचिता उसे देखते ही सकपका गई। लेकिन अब भाई लेने ही आ गया, वो भी उसके ससुराल वालों के सामने, तो क्या बहाना बनाती, इसीलिए चुपचाप उसके साथ आ गई। लेकिन तब जयस को पता चला कि उसने ससुराल में मायके न जाने के लिए भी 10 बहाने बना रखे थे। पर जयस ने कुछ नहीं कहा, ये सोचकर चुप रह गया कि बहन तो कम से कम ससुराल में खुश है। लेकिन घर आने के बाद रचिता ने वेदवी के नाक में दम ही करके रख दिया। हर चीज में उसे अब कमी ही कमी नजर आ रही थी। जो पकवान वो पहले शौक से खाती थी, अब वो उसे ऑयली, स्पाइसी, लो क्वालिटी फूड नजर आने लगी थी। रात को जब वो मम्मी के कमरे में सोने गई तो फटाक से मुंह पर ही कह दिया, अब तो मुझे एसी के बगैर नींद ही नहीं आती। आपके घर में तो मम्मी कूलर है जो घड़ घड़ की आवाज करता है, कैसे सोऊंगी मैं। चंचल जी खुद अपनी बेटी की बातों को सुनकर हैरान थी। जब सुबह बाथरूम में नहाने गई तो उसमें भी हंगामा कर दिया, कैसे साबुन से नहाते हो आप, स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है ये। मैं तो ऐसे साबुन से नहाती हूँ और कपड़े धोने के लिए भी कोई ढंग का साबुन या सरफ नहीं है। मेरे महंगे मॉल की साड़ी खराब हो जाएगी। कम से कम अब तो वॉशिंग मशीन खरीद लो। घर के साफ सफाई को लेकर भी 10 बातें सुना देती। ये क्या, सिंपल पानी से पोछा लगा दिया, अरे ये क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करो, उससे घर चमकता है। पर आपको तो घर चमकाना ही नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहना। वेदवी काफी दिन से सुन रही थी, बोलना चाहती थी लेकिन चुप थी। लेकिन आज तो उसका गुस्सा फट ही पड़ा और उसने इतनी बातें रचिता को सुना दी। खैर थोड़ी देर बाद रचिता अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उसे सामान के साथ देखकर चंचल जी ने कहा, कहाँ जा रही है? अपने ससुराल। मैं यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आई थी। ठीक है जा, कम से कम तू तेरे ससुराल में खुश रहे। लेकिन बेटा ये मत भूलना, समय सबसे बड़ा पहलवान होता है। इंसान को इतना गुरूर नहीं करना चाहिए। ये तेरा मायका है, आना चाहे तब आ जाना, लेकिन हमारी हैसियत का सम्मान कर सके तभी आना। चंचल जी ने कहा, लेकिन उनकी बात सुनकर रचिता अपने पैर पटकती हुई निकल गई। आखिर कैब तो उसने पहले ही बुक करा ली थी। अब रचिता आती भी थी तो सुबह आती थी
और 2 घंटे रुक कर निकल जाती थी, वो भी इसीलिए कि रमन साथ होता था। आखिर रमन और अपने ससुराल वालों को ये थोड़ी ना कह सकती थी कि उसे अपने ही मायके जाने में शर्म आती है। दोस्तों, कभी भी मायके और ससुराल में फर्क नहीं समझना चाहिए। मायका चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब अपने अपने हैसियत से होता है, अपने अपने नसीब से होता है। बस इतना सोचना चाहिए कि जहाँ भी रहो खुश रहो और खुशी खुशी से रहने भी दो। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।